रिजू अपने मम्मी पापा के साथ शिमला की वादियों में घूमने गया था। वो केवल 10 साल का मासूम सा प्यारा सा बच्चा था। बड़ी बड़ी आंखें, गोल मटोल, भोला भाला चेहरा, अपने माता पिता का हाथ थामे कुफरी की बर्फीली वादियों का लुत्फ उठा रहा था। वो गर्म इलाके का रहने वाला था। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों को देखकर और प्रकृति के हरे भरे मनोहर दृश्यों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ऐसे अद्भुत दृश्य उसने कभी भी नहीं देखे थे। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मासूम। तो चलिए कहानी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग पैदल चल रहे थे। बच्चे बूढ़े और सभी घूम घूम कर प्रकृति के उन नज़ारों का आनंद उठा रहे थे। कुछ लोग याक को देखकर डर गए। रिजू ने भी याक को पहली बार देखा था। गाइड ने उन्हें बताया कि यह एक पशु है जो तिब्बत के ठंडे तथा वीरान पठार, नेपाल और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये घने लंबे बालों वाला एक प्रकार की गाय प्रजाति का पशु है। लोग इसका दूध पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय का दूध पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। याक के लंबे लंबे बाल देखकर रिजू हैरान हो गया। वहां से खूब सारी खरीदारी करने के बाद पापा ने स्केटिंग करने के लिए बुलाया। स्केटिंग करने के लिए अलग स्थान था। शाम का वक्त था। उसके मम्मी पापा ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो अपनी मम्मी पापा का हाथ न छोड़े, मगर उसे तो स्केटिंग में इतना आनंद आ रहा था उसने अपने मम्मी पापा की उंगली छुड़ा ली। वह स्केटिंग करते अपने मम्मी पापा से काफी दूर निकल गया। रिजू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका संतुलन बिगड़ गया हो और वह एक गहरी खाई में गिर गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली। उसने अपने चारों ओर देखा, उसके आसपास कोई नहीं था। वो एक सुनसान स्थान पर पहुंच चुका था। अंधेरा होने ही वाला था। रिजू को अंधेरे से बहुत ही डर लगता था। वह अपने मन में सोचने लगा कि वो कहाँ आ गया। डर के कारण वह बहुत कांप रहा था। उसके पैर में भी थोड़ी सी चोट लग गई थी। उसने अपने मम्मी पापा को जोर जोर से आवाज लगाई पर वहां उसे कोई नजर नहीं आया। उसे वहां एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। उसने देखा कि उस गुफा में कोई जानवर तो नहीं है। किसी को भी वहां न देखकर रिजू उस गुफा में चलकर एक कोने में बैठ गया। वह ठंड से कांप रहा था। उसे ध्यान आया कि उसके पास अपने पापा का लाइटर था। उसने उस लाइटर को जलाया। थोड़ी सी रोशनी से उसका डर कुछ कम हुआ। उसने अपने सामने देखा, उसके पास किसी की बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। वहां से जोर जोर की सांस लेने की आवाज आ रही थी। उसे मालूम पड़ गया था कि उसके समीप ही कोई जानवर है। उसने अपने मन में सोचा कि अगर शेर हुआ तो वह तो उसे कच्चा ही निगल जाएगा। डर के मारे उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। उसकी मैडम की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी कि मुझे बहादुर बच्चे डरते नहीं। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है उसका डर। वह डर गया तो सचमुच ही शेर उसे खा जाएगा। रिजू आहिस्ता आहिस्ता वहां से चलने लगा पर वह लंगड़ा कर चल रहा था। वह जानवर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। डर के मारे उसका बुरा हाल था। हिम्मत जुटा करके रिजू ने पीछे मुड़कर देखा। वहां बहुत अंधेरा था। उसने फिर से लाइटर जलाया। वहां कोई शेर नहीं, एक मासूम सा कुत्ते का पिल्ला था जो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से उसे निहार रहा था। वो लंबे सुनहरे घने बालों वाला छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था। उसने उसे अपने पास बुला लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसका डर कुछ कम हो गया था। रिजू उसके साथ चिपक कर एक जगह पर बैठ गया। शायद वह भी अपने परिवार से बिछुड़ गया हो। उसने कहा कि तुम्हें मैं बघेरा कह के बुलाऊंगा। रिजू को भूख प्यास भी बड़े जोरों की लग रही थी। वो गले को बार बार साफ कर रहा था। कुत्ते बड़े ही समझदार होते हैं। वो समझ गया कि इसको प्यास लगी है। उसने रिजू की कमीज को खींचा और वो बघेरा के साथ चलने लगा। वो उसे एक पानी के झरने के पास ले गया। उसने झरने से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। वो उसका दोस्त बन गया था। बघेरा के साथ सारी रात चिपक कर सोया रहा। सुबह के वक्त उसकी आंख खुली। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और वो उस जगह पहुंच गया जिस स्थान से वह नीचे गिरा था। उसने मम्मी पापा को पुकारा। वहां पर खड़े लोगों में से एक आदमी आकर बोला, वह पुलिस स्टेशन गए हैं।
मेरे पास उनका नंबर है। उस आदमी ने रिजू के पापा को फोन कर दिया। रिजू के मम्मी पापा दौड़े दौड़े अपने बेटे के पास पहुंचे। उस आदमी ने रिजू को वही ठहरा दिया था। उसके मम्मी पापा दौड़े दौड़े आए, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। बेटा, हमने तुम्हें कितना समझाया था कि हमारा हाथ मत छोड़ो, मगर तुमने हमारी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा हुआ तुम सही सलामत हो। बेटा बताओ, तुम सारी रात कहाँ थे? तुमने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। हमने तुम्हें सारी जगह ढूंढा मगर निराशा ही हाथ लगी। वह बोला, मैं सारी रात अपने दोस्त बघीरा के साथ था। उसने बघीरा को पुकारा। वह दौड़ता दौड़ता उसके पास आ गया। उसने रात की सारी घटना अपने मम्मी पापा को सुना दी। उसके मम्मी पापा हैरान हो गए। वह बोला, ये तो मेरी जान है, यह मेरा पक्का दोस्त है, मैं इसे यहाँ से ले चलूंगा। तभी उसके पापा बोले, बेटे इसका भी किराया लगेगा, उसके साथ इतनी परेशानियां होगी सो अलग। तुम बच्चे हो, तुम इस बात को नहीं समझोगे। वह बोला, पापा आप इसकी चिंता मत करो, मैंने अपनी गुल्लक में इतने सारे नोट किस दिन के लिए जमा किए हैं। मेरे प्यारे दोस्त के लिए मैं आपको इसका ट्रेन का किराया दे दूंगा। उसने अपने पापा को कहा कि आप मुझे जो खाना देंगे उस खाने में से आधा मैं बघीरा को दे दिया करूंगा। उसके पापा के पास कोई जवाब नहीं था। रिजू की जिद के आगे उसके मम्मी पापा की एक भी नहीं चली। उन्होंने बघीरा का भी टिकट ले लिया। वह बघीरा को पाकर बहुत ही खुश था। इतना खुश तो उसके पापा ने उसे कभी नहीं देखा था। गाड़ी स्टेशन से निकल रही थी। रात का समय था। रिजू के पापा ने उसे खाना खाने बुलाया। वह बोला, पापा मेरा खाना दे दो। उसके पापा ने अनजाने में उसे 2 ही चपाती दी और अपने आप खाना खाने में मस्त हो गए। उसके बघीरा की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। रिजू ने दोनों रोटियां उसे दे दी। उसके मम्मी पापा को ध्यान तब आया जब रात को बघीरा अपने दोस्त को चाट रहा था। उसके पिता को याद आया, उसने तो रिजू को 2 ही रोटियां दी थी। उन्होंने एक रोटी वहाँ पर पड़ी देखी। बघीरा ने एक रोटी रिजू के लिए बचा दी थी। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। अपने बेटे को जगाते हुए बोले, बेटा तुम तो भूखे ही रह गए, तुमने दोनों रोटियां अपने दोस्त को डाल दी। वह तो तुमसे भी ज्यादा समझदार है, उसने केवल एक ही रोटी खाई, वह तुम्हारी रोटी कैसे खा सकता था। उन्होंने रिजू को उठाकर अपने हाथ से खाना खिलाया। वे दिल्ली के रहने वाले थे। उसके मम्मी पापा ने कहा था कि अपने दोस्त का ध्यान तुम्हें स्वयं ही रखना होगा। रिजू अपने दोस्त को अपने कमरे में ही रखता था। वह दोनों खाते खेलते सारे काम एक साथ करते थे। वह अपने दोस्त को अपने बिस्तर पर ही सुलाता था। बघीरा बहुत ही समझदार कुत्ता था। वह बहुत सारे काम जल्दी सीख जाता था। छुट्टी वाले दिन उसके साथ खूब सारी मस्ती करता। वह अपने दोस्त बघीरा को काफी दूर तक घुमाने ले जाता। इस तरह अपने दोस्त के साथ रहते रहते कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। रिजू अब एक बड़ा समझदार इंसान बन चुका था। उसके घर में उसकी शादी की चर्चा हो रही थी। उसने सबसे पहले यही शर्त रखी कि अगर उसके दोस्त को साथ रखने में उसकी होने वाली पत्नी को कोई ऐतराज नहीं होगा तभी वह खुशी खुशी शादी करेगा। वह उसका सच्चा दोस्त ही नहीं, उसका एक पक्का साथी भी था। जहाँ भी जाता वह बघीरा को भी अपने साथ ले जाता। बघीरा उसके बहुत सारे काम करता। रात को जब रिजू देर से घर आता वह तब तक सोता नहीं था। वो उसे टकटकी लगाकर एकटक नजरों से दरवाजे की ओर देखता रहता। वह तब तक सोता नहीं था जब तक कि अपने दोस्त को देख न ले। उसके कार्यालय में काम करने वाली सहकर्मी सपना से उसकी मुलाकात हुई। वो उसे मन ही मन में चाहने लगी। एक बार डरते डरते उसने रिजू से कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रिजू ने कहा, मैं तुम्हें अपने सबसे खास दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। वह बोली, तुम्हारा दोस्त है कौन? वह जब रिजू के घर आई तो सामने बघीरा को देखकर डरकर पीछे हट गई। रिजू ने अपने दोस्त का परिचय सपना से करवाया। रिजू ने कहा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें मेरे दोस्त को भी अपनाना होगा। वह बोली, मुझे इसको साथ रखने में कोई ऐतराज नहीं है, थोड़ा डर लगता है। रिजू बोला, वह तुमसे बहुत जल्दी ही घुल मिल जाएगा। घर वाले भी शादी के लिए मान गए। रिजू का तबादला दूर हो गया था।
उन दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। वह अपनी जिंदगी में खुश थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वह दिन भी आ गया जब उनके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। उनके घर में नन्हे से सदस्य ने जगह ले ली थी। छोटा सा अंशु उनकी गोद में आ चुका था। वह केवल 1 ही महीने का था। सपना की सहेलियां उसे बार बार कहती कि अगर तुम्हारे बच्चे को कुत्ते ने कोई नुकसान पहुंचाया तब क्या होगा। उसे भी लगने लगा कि मेरी सहेलियां ठीक ही कहती है। एक दिन जब बघीरा को रिजू अपने हाथों से खाना खिलाने लगा, उसकी पत्नी को अपने पति की यह बात बहुत ही बुरी लगी। वह बोली, मानती हूँ तुम अपने दोस्त के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इतना प्यार ठीक नहीं होता। वह बोला, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी है। मैं तो इसे अपने हाथों से ही खाना खिलाऊंगा। तुम चाहे जो भी कहो, मैंने तुम्हें पहले ही सारी बातें समझाई थी। उसकी पत्नी गुस्से में तिलमिलाकर बोली, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बघीरा को रिजू एसी वाले कमरे में सुलाता था। वह एक ठंडे स्थान पर रहने वाला प्राणी था क्योंकि उसे वहां पर बहुत ही गर्मी लगती थी। जब रिजू ऑफिस चला जाता तो रिजू की पत्नी बघीरा को कभी भी अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती थी। वह बघीरा को एसी वाले कमरे से बाहर कर देती थी। अपने बच्चे को भी उससे दूर ही रखती थी कि कहीं वह उसको नुकसान ना पहुंचाए। वो कभी कभी बघीरा को एक कमरे में बंद कर देती। वह उसका खास ध्यान नहीं रखती थी। वो कभी कभी उसे समय से खाना देना भी भूल जाती थी। उसकी सहेलियां उसे कहती थी कि कुत्ते से तुम्हारे बच्चे को बहुत सारी भयानक बीमारियां लग सकती हैं, इसलिए वो हमेशा उसको छूने से डरती थी। एक दिन उसकी सहेली विभा उसके घर आई हुई थी। वो उसके बच्चे को पालने से उठाने लगी। पालने से उठाते वक्त उसका बच्चा नीचे गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर बघीरा दौड़ा दौड़ा आया और उसकी सहेली पर बुरी तरह से भौंकने लगा। तभी वहां पर अचानक सपना आ गई। सपना को देखकर उसकी सहेली अचानक से घबरा गई और डर के मारे उसने झूठ मूठ कह दिया, मैं तो तुम्हारे बच्चे को पकड़ रही थी। बघीरा ने ही आकर इस बच्चे को गिराया। ऐसे कुत्तों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। वह तुम्हारे बच्चे को एक दिन नुकसान पहुंचा सकता है। सपना और भी डर गई और उसने सोचा कि आज जैसे तैसे करके वह रिजू को मना ही लेगी। रिजू यदि उस कुत्ते को कहीं छोड़ने पर राजी नहीं हुआ तो इस घर को छोड़कर वह हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। रिजू जैसे ही घर पहुंचा तो सपना उदास होकर बैठी हुई थी। उसने अपने पति को कहा कि बघीरा को सदा के लिए यहाँ से ले जाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बघीरा ने आज मेरे बेटे को गिरा दिया। शुक्र करो भगवान का आज मेरी सहेली वहां थी, नहीं तो ये बघीरा मेरे बच्चे को मार ही डालता। यह बातें बघीरा सुन रहा था। वह मूक प्राणी कैसे उसे विश्वास दिलाता कि यह सब कुछ किया धरा तो उसकी सहेली विभा का है। उसका पति रिजू बोला, मैं कभी भी मान नहीं सकता कि मेरा बघीरा हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोच भी सकता है। ये तुम्हारी गलत धारणा है। जब उसकी पत्नी ने उसे खूब परेशान किया और वो मायके जाने को तैयार हो गई तो उसके सब्र का बांध टूट गया। बघीरा भौंक भौंक कर बताना चाहता था कि उसने कुछ नहीं किया है। सपना का रोना चिल्लाना, बघीरा का भौंकना, बच्चे का रोना और ऑफिस की थकान सबके कारण वह अपना आपा खो बैठा। वो गुस्से में एकदम तिलमिला उठा और बिना सोचे समझे बघीरा को लेकर गाड़ी में बिठा कर ले गया। वो दोनों बहुत ही दूर निकल आए थे। उस दिन बहुत ही तेज वर्षा हो रही थी। रिजू ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। उसने बघीरा की गेंद निकालकर दूर फेंक दी। बघीरा खुश हो रहा था कि मेरा मित्र मुझे अपने साथ खेल खेलने के लिए यहाँ लेकर आया है। वह गेंद को पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ा, रिजू जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। बघीरा जैसे गेंद मुंह में पकड़कर लाया, उसने गाड़ी को दूर जाते हुए देखा। उसके मुंह से गेंद छूट गई और वह गाड़ी के पीछे तेजी से भागने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वह थक हार कर एक कोने में बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। बघीरा के मन में एक बार भी ख्याल ही नहीं आया कि उसका दोस्त कभी उसे ऐसे अकेला छोड़कर भी जा सकता है। यही सोचकर कि रिजू अभी लौट आएगा, वह अपने दोस्त का वहीं बैठकर इंतजार करने लगा।
रिजू बघिरा से बहुत दूर निकल आया था। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि यह मैंने गुस्से में आकर क्या अनर्थ कर डाला। मैंने अपने दोस्त को इतनी बड़ी सजा कैसे दे डाली। वह तो बचपन से ही मेरे साथ है, मेरा भाई है। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? मैं उसे अभी वापस लेकर आता हूँ। यही सोचते सोचते रिजू ने जल्दी से गाड़ी वापस मोड़ दी। वह जल्द से जल्द अपने दोस्त के पास पहुंचना चाहता था। वह अपने आप को कोस रहा था, वह कैसी मनहूस घड़ी थी, वह क्यों अपनी बीवी की बातों में आ गया। वह इतनी निष्ठुर कैसे हो गई? मेरी पत्नी इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? वह यही सब सोचता हुआ वह बघिरा की ओर तेजी से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। तभी अचानक एक खतरनाक मोड़ की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। उसकी गाड़ी तेजी से आ रहे एक ट्रक से जा टकराई। वह लहूलुहान होकर गाड़ी से बाहर गिर पड़ा। लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी। उसे बहुत गहरी चोटें आई थी। ट्रक ड्राइवर ने उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाया। खबर मिलते ही उसकी पत्नी पास के सिटी अस्पताल पहुंच गई। वह बेहोशी की अवस्था में भी वह बघिरा बघिरा पुकार रहा था। 1 महीने तक उसे होश ही नहीं आया। होश में आते ही उसने बघिरा को ही पुकारा। उसने और किसी का भी नाम नहीं पुकारा। डॉक्टर ने सपना से पूछा कि वह बेहोशी की अवस्था में भी बघिरा का नाम ही पुकार रहे थे। लगता है इनका बघिरा से काफी गहरा रिश्ता है। आपके पति के ठीक होने के लिए बघिरा का यहाँ होना जरूरी है। क्या सपना बघिरा को दिल से अपना पाएगी? क्या सपना अपने पति को स्वस्थ करने के लिए खुद ही बघिरा को खोजने जाएगी? जानिए कहानी के अगले भाग में। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।